फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। और अभी तक जो हमने लास्ट की वीडियो में डिस्कस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आज की जो हमारी इस वीडियो में जब हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन, तो इसमें सबसे पहले यदि हम देखें इसकी समरी को लेकर जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके बहुत सारे पॉइंट्स हमारे सामने हैं। इसलिए हम देखते हैं इसका जो फर्स्ट पॉइंट है क्रिप्स मिशन की असफलता, फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर टुवार्ड्स इंडियंस इन बर्मा। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वह है बंगाल में भय और आतंक का राज्य, ए स्टेट ऑफ फियर एंड टेरर इन बंगाल। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा शासन के प्रति अविश्वास, मिसट्रस्ट ऑफ गवर्नेंस। नेक्स्ट पॉइंट जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था में भारतीयों का अविश्वास, फियर ऑफ जापानीज इन्वेशन एंड मिसट्रस्ट ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट की यदि हम बात करें तो आंदोलन का विचार और वर्धा प्रस्ताव, द आइडिया ऑफ मूवमेंट एंड द वर्धा प्रपोजल। और लास्ट जो हमारा इसमें पॉइंट रहेगा वह है भारत छोड़ो प्रस्ताव यानी कि क्विट इंडिया प्रपोजल। सबसे पहले यदि हम देखें, अभी हमने बहुत सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया, लेकिन सबसे पहले जब हम क्विट इंडिया मूवमेंट को लेकर बात करें उससे पहले हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर बात करें। यदि हम देखें जो लास्ट वाला हमारा मूवमेंट था यानी कि सेकंड वाला जो मूवमेंट हमारा रहा उसमें हमने बात की थी, इसमें फर्स्ट राउंड टेबल भी होती है, सेकंड भी, थर्ड भी। यदि हम उसके थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं उसमें, क्योंकि हमारा जो पूना पैक्ट है उसको लेकर हम डिस्कस नहीं कर पाए। सबसे पहले जब हम देखते हैं कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी कि फर्स्ट राउंड टेबल होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, उसके बाद सेकंड राउंड टेबल भी होती है वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाती है, और उसके बाद यदि हम देखें थर्ड राउंड टेबल भी होती है। लेकिन यदि हम सेकंड राउंड टेबल की बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट यदि हम देखते हैं, क्योंकि इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट करने के लेकिन एक सकारात्मक जो रिजल्ट्स मिलने थे वो नहीं मिल पाए। यदि हम देखते हैं कि 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की यदि हम बात करें, उन्होंने सांप्रदायिकता की जो भारत में समस्याएं बढ़ रही थी यानी कि मुस्लिमों की समस्या थी, और यदि हम बात करें दलितों की भी समस्या थी, और मजदूरों की, या और बहुत सारे यदि हम बात करें बिजनेसमैन, उन सभी की बहुत सारी समस्याएं थी। और इसी के साथ साथ में जब हम बात करते हैं जो भारत में एक बहुत बड़ी समस्या उस टाइम पर थी वो थी सांप्रदायिकता की समस्या। उसके सॉल्यूशन के लिए यदि हम देखें भारतीय समाज को कहीं ना कहीं पर अलग अलग उसके पार्ट बनाए गए थे। और यदि हम देखते हैं कि जब दलित कम्युनिटी के जो पीपल्स थे कहीं ना कहीं पर उनको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली उनको अलग से दे दी गई थी। ऐसी अवस्था में देखा जाए गांधी इससे बहुत ही नाराज़ हुए। उनका मानना था कि औरों को तो जितने भी यदि मुस्लिम कम्युनिटी हैं या फिर अदर और भी इंग्लैंडियन हैं या और कुछ भी हैं तो उन सभी को देना तो ठीक है सांप्रदायिक निर्वाचन के आधार पर जो एक सिस्टम दिया गया था, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो दलितों की लिए व्यवस्था की गई थी वो उससे नाराज़ हुए। और उन्होंने मैकडोनाल्ड को एक लेटर भी लिखा और उन्होंने कहा कि जितना जल्दी हो सके पृथक निर्वाचन की जो दलितों के लिए सिस्टम बनाया गया है उसको स्टॉप किया जाए, उसको पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। ऐसी अवस्था में देखा जाए डॉक्टर BR अम्बेडकर से भी वार्तालाप की जाती है और 5 दिनों तक कंटिन्यू वार्तालाप होती है। और वार्तालाप होने के पश्चात 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है। पूना पैक्ट की यदि हम बात करें दलित वर्गों का जो कहीं ना कहीं पर अलग मतदान की जो योजना थी वो पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। और इसी के साथ जब हम बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भारत शासन अधिनियम, भारत यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भी बना। और उसी के साथ में यदि हम देखते हैं 1937 में भारत में चुनाव की व्यवस्था की गई, इसमें INC का पार्टिसिपेशन रहा, और पार्टिसिपेशन होने के साथ साथ में कांग्रेस को बहुत बड़े नंबर पर सफलता मिली। और सफलता मिलने के साथ साथ में जब हम देखते हैं 3 दिसंबर 1939 को जब हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो जाता है। और स्टार्ट होने के साथ साथ में ब्रिटेन की अवस्था ऐसी है कि वह युद्ध के बिना नहीं रह सकते, यानी कि युद्ध उसको करना ही करना है। क्यों युद्ध करना है? क्योंकि
यदि उसने कहा था कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के नाम पर उसने कहा कि हमें युद्ध लड़ना है। और उसके साथ में भारत के जो वायसराय थे उन्होंने कहा कि भारत भी युद्ध में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन ठीक है, भारत पार्टिसिपेट करेगा, लेकिन जो भारतीय नेता थे या कांग्रेसी मंत्रिमंडल उससे कोई भी एडवाइस नहीं लिया गया। और ऐसी अवस्था में जब हम देखते हैं तो युद्ध का विरोध तो होना ही था। जब युद्ध का विरोध हुआ तो अब गवर्नर जनरल लॉर्ड लिनलिथगो थे इस टाइम पर, उन्होंने 8 अगस्त 1940 यानी कि इसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं, भारत में जो राजनीतिक संकट यानी कि जो राजनीतिक संकट का जो एक अवस्था बनी हुई थी उसको दूर करने के लिए उन्होंने कांग्रेस से कहा कि ठीक है, हम आपकी जो भी डिमांड्स है उसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, हम युद्ध के पश्चात ही संविधान सभा को बनाएंगे, यानी कि संविधान सभा का गठन करेंगे और इसके साथ साथ में कार्य परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या भी बढ़ाएंगे और वह युद्ध सलाहकार परिषद गठित करने की भी बात की गई। लेकिन कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इसके साथ साथ में गांधी ने कहा कि हमें भारत छोड़ो आंदोलन को स्टार्ट करना है। इसी के साथ में जब हम देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट, क्रिप्स मिशन की जो असफलता रही, देखा जाए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो भी लीडर थे उस टाइम पर, तो उन्होंने कहा कि जो स्टीवर्ट क्रिप्स के नेतृत्व में जो क्रिप्स मिशन, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि ये 22 मार्च को कराची आया, उसके बाद 23 को यह दिल्ली पहुंचता है 1942 को। उसके बाद क्रिप्स मिशन में जो प्रस्ताव किए गए थे कांग्रेस और मुस्लिम दोनों ने अस्वीकार कर दिए। कांग्रेस का अलग नज़रिया था और यदि हम देखें और मुस्लिम लीग का अलग नज़रिया था। कांग्रेस ने इसको इसलिए अस्वीकार किया क्रिप्स मिशन को, क्योंकि संविधान सभा की जो रचना थी, जो यानी कि जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं पर उसका जो स्ट्रक्चर था वो दोषपूर्ण था। कहीं ना कहीं पर इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की मांग को एक्सेप्ट कर लिया गया था। लेकिन मुस्लिम लीग ने फिर इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? देखा जाए, उसने कहा था कि संविधान सभा में पृथक जो निर्वाचक मंडल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है और भारत विभाजन की मांग को भी स्वीकार नहीं किया गया है। जैसे कि जिन्ना की यदि हम देखते हैं, जिन्ना की अपनी पहचान किस रूप में रही? जिन्ना की अपनी पहचान थी कि भारत को विभाजन किया जाए, भारत का विभाजन होगा तो हमारा अपने अधिकार सुरक्षित रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, बर्मा में भारतीयों के प्रति अमानवीय व्यवहार, इनह्यूमन बिहेवियर टुवार्ड इंडियंस इन बर्मा। यदि हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर, यदि हम देखते हैं कि जापान का जो कहीं ना कहीं पर जो उसकी आक्रमण करने की शक्ति थी वो काफ़ी बढ़ रही थी और आक्रमण की जो शक्ति बढ़ रही थी धीरे धीरे वह बर्मा तक पहुंच चुका था। अब बर्मा तक तो पहुंच चुका था, बर्मा पर उसने अपना कब्जा कर लिया था और कहीं ना कहीं पर उसके बाद भारतीय जो शरणार्थी थे वो भारत आ रहे थे, वहाँ से उनको निकाला जा रहा था। ऐसी अवस्था में तो फिर क्या हुआ, उन्होंने जो उनके साथ में कहीं ना कहीं पर जो मिसबिहेव हुआ और जो अमानवीय व्यवहार उनके साथ में किया गया, उन्होंने भारत में आकर के अपनी कहानियाँ सुनाई कि हमारे साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। लेकिन देखा जाए बर्मा में जो भारतीय ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो रणनीति अपनाई गई थी अंग्रेज़ों को बचाने के लिए, तो उन्होंने बहुत कुछ प्रयास किए, लेकिन भारतीयों के साथ वो प्रयास नहीं किए गए जो कहीं ना कहीं पर उनको करने चाहिए थे। ऐसी अवस्था में गांधी ने अपना विचार रखा कि भारतीय और यूरोपीय जो शरणार्थी हैं उनके प्रति जो भेदभाव किया जा रहा है उससे हमें नहीं लगता कि कहीं ना कहीं पर अंग्रेज़ों के जो इरादे हैं या उनके जो अभी तक जितने भी उन्होंने घोषणाएं की हैं वो हमारे उन बातों को सभी को एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बंगाल में भय और आतंक का राज्य, स्टेट ऑफ फियर एंड टेरर इन बंगाल। यदि हम देखते हैं बंगाल की जब हम बात करें, बंगाल में कहीं ना कहीं पर एक ऐसी अवस्था बनी हुई थी, सरकार ने वहाँ पर जो किसान थे उनकी भूमि को ज़बरदस्ती अपने अधिकार में ले लिया था सैनिक उद्देश्य के पर्पज़ से, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा है। और इसी प्रकार यदि हम देखें जो सैकड़ों जो देसी नाव यानी कि जिनसे व्यापार किया जाता था, बहुत सारे जो व्यापार कर रहे थे और कहीं ना कहीं पर व्यापार जो भी नाव के द्वारा होते थे उनसे जो बहुत सारे फैमिली जुड़ी हुई थी, वो कहीं ना कहीं पर उनके सामने बहुत सारी समस्याएं बन रही थी। तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो इस तरह की काम किए जा रहे थे उससे जनता में असंतोष बढ़ रहा था। उसके साथ में जब हम देखते हैं शासन, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो शासन के प्रति अविश्वास,
मिसट्रस्ट ऑफ गवर्नेंस। यदि हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम पर जो वस्तुएं यानी कि जो गुड्स यानी कि बहुत सारे कहीं ना कहीं पर उनके दाम बढ़ रहे थे, और ऐसी अवस्था में जब प्राइस बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। और इसी के साथ साथ में कहीं ना कहीं पर जो करेंसी है इंडिया उस टाइम पर जो मुद्रा थी, भारत की मुद्रा, कहीं ना कहीं पर उससे भी विश्वास उठता जा रहा है, यानी कि वह कागज़ के टुकड़े तक ही सिमट कर रह गई थी। उसके साथ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, जापानी आक्रमण का भय और ब्रिटिश रक्षा व्यवस्था से भारतीयों का अविश्वास, फियर ऑफ जापानीज इन्वेंशन एंड मिसट्रस्ट ऑफ इंडियंस इन ब्रिटिश डिफेंस सिस्टम। यदि हम देखें सेकेंड वर्ल्ड वार में जापान के द्वारा जो सिंगापुर, मलाया या बर्मा में अंग्रेज़ों को पराजित किया जा चुका था, यानी कि यदि हम देखें जापान इतना पावरफुल हो चुका था कि सिंगापुर, मलाया और बर्मा, जहाँ पर पहले से अंग्रेज़ों ने राज्य यानी कि अंग्रेज़ों के द्वारा शासन किया जा रहा था, ऐसी अवस्था में जापान ने एंट्री की और कहीं ना कहीं पर जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो पूरी तरह से उसको कैप्चर किया हुआ था, तो जापान इतना पावरफुल बन चुका था। और ऐसी अवस्था में भारत पर भी सबसे ज़्यादा खतरा मंडरा रहा था। गांधी और अन्य जो गांधी के सहयोगी रहे, नेता रहे, उन्होंने भी कहा कि अंग्रेज़ सरकार अब भारत की रक्षा नहीं कर सकती, यानी कि वह असमर्थ है और जल्द से जल्द भारत से इन्हें चला जाना चाहिए। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है, आंदोलन का विचार और वर्धा प्रस्ताव, द आइडिया ऑफ मूवमेंट एंड द वर्धा प्रपोजल। यदि हम देखें जुलाई 1942 में कांग्रेस कार्य समिति यानी कि वर्धा नागपुर में जो एक बैठक होती है, गांधी के जो अपने विचार थे, उन्होंने कहा था कि जब तक अंग्रेज़ भारत से छोड़कर नहीं जाएंगे तो इसका कोई भी सॉल्यूशन, भारत की जो समस्याएं बनी रहेंगी, इसका कोई समाधान नहीं हो पाएगा। तो वही प्रपोजल अब वर्धा प्रस्ताव में भी रखा गया है। 14 जुलाई 1942 ये जो सारे डिस्कशन किए गए थे कि जल्द से जल्द भारत से अंग्रेज चले जाएं छोड़ करके इसको वर्धा प्रस्ताव के नाम से भी हम जानते हैं। वर्धा प्रस्ताव के बाद की जो यदि हम देखते हैं, जनता में ये भावना जागृत हुई कि कांग्रेस की ओर से जो भी बड़े जन आंदोलन की घोषणा की जाएगी, किंतु कांग्रेस ने जन आंदोलन की जो घोषणा करने से पहले कुछ अपनी तैयारी, जो पहले से बहुत सारी कमियां रही जो आंदोलनों में, जो असफल रहे, लेकिन अब चाहती थी गांधी के साथ अन्य सहयोगी भी चाहते थे कि हम अपने जो भी प्रयास है उसमें कोई भी कमी ना छोड़ें। इसी के साथ 1 अगस्त 1942 को इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और इस अवसर पर पंडित नेहरू ने अपने भाषण में कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, यानी कि जो हमें अब करना है वो कहीं ना कहीं पर आग के खेलने के समान है। इसमें जल भी सकते हैं हम और आज़ादी भी मिल सकती है, दोनों ही बात हो सकती है। इसी समय राजेंद्र प्रसाद ने भी अपने विचार व्यक्त किए कि हमको इस बार गोली खाने और तोप का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट यानी कि लास्ट पॉइंट भी है, भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्विट इंडिया प्रपोजल के नाम से इसको हम जानते हैं। वर्धा प्रस्ताव की जब हम बात करते हैं, इसमें डिसाइड किया गया कि 7 अगस्त 1942 में एक अधिवेशन बुलाया गया। यह यदि हम देखते हैं, इस अधिवेशन पर भारत के साथ साथ संपूर्ण विश्व की निगाहें रही। और यदि हम देखें भविष्य में इतिहास की जितने भी अभी तक के यदि हम देखते हैं जितनी भी घटनाएं हुई, उन सभी में इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही। और इसमें यदि हम देखते हैं, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया इस अधिवेशन के पश्चात, और इसमें कहा गया कि जो भी कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति है उसने 14 जुलाई 1942 ईस्वी के प्रस्ताव का समर्थन करती है। यानी कि जो वर्धा प्रस्ताव में जो हमने स्टडी भी किया था अभी, ठीक है ना, तो उसमें बहुत सारी बातें रखी गई थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं पर भारत का कुछ भी भला नहीं कर रही है और जितना हो सके इसको यहाँ से जल्दी चला जाना चाहिए, इस तरह के विचार गांधी ने भी रखे थे। लेकिन यदि हम देखते हैं, कांग्रेस पहले से ही इस एक संदेह की दृष्टि से सारा कुछ देख रही थी कि कहीं ना कहीं पर अंग्रेज इतनी जल्दी या आसानी से भारत को नहीं छोड़ेंगे। और यदि हम जब तक एक ऐसा जन आंदोलन का संचालन नहीं कर पाएंगे जिसमें कहीं ना कहीं पर पूरे भारत की जनता पार्टिसिपेट करे। लेकिन यदि हम देखें, इस आंदोलन को स्टार्ट करने की कोई
डेट डिसाइड नहीं की गई थी, लेकिन गांधी ये चाहते थे कि डेट हम डिसाइड करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार यानी कि अंतिम रूप से सरकार से बातचीत यानी कि कन्वर्सेशन कर लेना चाहिए। लेकिन गांधी ने इस कांग्रेस कार्य समिति के सम्मुख यदि हम देखें उस टाइम पर लगभग 70 मिनट कंटिन्यू स्पीच दिया, लगातार गांधी बोलते रहे। और यदि हम देखें पट्टाभी सितार मैया के अपने विचार हैं, उन्होंने कहा कि जब गांधी बोल रहे थे तो उस दिन एक अवतार और एक पैगंबर की प्रेरक शक्ति के रूप में उनके भाषण दिए जा रहे थे। यदि हम देखें फिर उसके बाद इस दिव्य यानी कि गांधी ने जो भाषण दिया उसके एंड में उन्होंने कहा भारतवासियों को कि करो या मरो, डू और डाई। यदि हम देखते हैं डू और डाई का हम अलग दृष्टिकोण से हम सभी सोचते हैं कि डू एंड डाई का मतलब यह है कि करो या मर जाओ, लेकिन इसका ये एक्चुअल में मीनिंग नहीं है। फिर एक्चुअल मीनिंग क्या है? गांधी का कहना था कि हमें अपने कंप्लीट कंट्रीब्यूशन करना है, यानी कि हमें अपनी जी जान लगा देनी है। जैसे हम जनरली बोलते भी हैं कि हमें ऐसी अवस्था बन जाती है कभी कभी हमारे सामने कि करो या मरो, यानी कि ये काम करना ही करना है, उसमें पूरी हम 100% देते ही देते हैं। तो गांधी का मानना था कि अभी तक जितने मूवमेंट हुए हैं उसके बहुत सारे रीजन रहे, हम फेल भी हुए हैं, लेकिन अब हम चाहते हैं कोई ऐसी गलती ना हो। और इसके साथ में उन्होंने कहा था कि हिंसात्मक कोई ऐसी घटनाएं घटित ना हो पाए। लेकिन यदि हम देखते हैं कि घटित घटना ना हो, ऐसा तो गांधी का मानना था, कोई हिंसा ना घटित हो। लेकिन जब हम बात करते हैं 8 अगस्त 1942 को रात्रि यानी कि 10:30 PM पर भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। और यदि हम देखें कांग्रेस द्वारा संचालित पिछले 2 मूवमेंट जो रहे उसमें ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो एक दमन चक्र यानी कि उनको दबाने के लिए ऑपरेशन की हम बात करें करने के लिए बहुत सारे ऐसे उनके द्वारा काम किए गए थे। लेकिन इस आंदोलन की एक अवस्था अलग थी। जैसे ही गांधी ने कहा था कि हम बातचीत करेंगे वायसराय से, लेकिन सरकार ने गांधी को इस बार बातचीत करने का कोई अवसर नहीं दिया। जब बातचीत करने का अवसर नहीं दिया तो गांधी को यदि हम बात करें, गांधी या गांधी के जो सहयोगी रहे 9 अगस्त 1942 को अर्ली मॉर्निंग प्रातःकाल ही गांधी और जितने गांधी के सहयोगी रहे उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया, गांधी और श्रीमती सरोजिनी नायडू को। उसके बाद पुणे के आगा खां पैलेस में बंदी बनाकर रखा गया और अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में बंदी बनाया गया। और इसके बाद यदि हम देखते हैं उसके कुछ टाइम के बाद ही यानी कि 1-2 दिन के अंदर ही जितने भी प्रांतीय नेता थे उन सभी को भी अरेस्ट कर लिया गया और शासन के द्वारा उनकी कार्यवाही की गई, उनको कारावास में डाला गया। और इससे जनता कहीं ना कहीं पर आश्चर्य में पड़ गई कि ये हो क्या रहा है, क्या हो गया, अचानक मूवमेंट स्टार्ट भी नहीं हुआ और जितने भी टॉप लीडर थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उन सभी को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो जनता ने क्या किया, जनता ने तो विरोध करना ही करना था। उसके बाद जुलूस निकाले गए, सभाएं की गई, हड़तालें की गई, बहुत सारा कुछ किया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इन सभी को बैलेंस करने के लिए बहुत सारे जो यदि हम बात करें जितने भी विरोध व्यक्त करने के संसाधन थे वो सारे स्टॉप कर दिए गए। अब जनता ने बाध्य होकर हिंसात्मक घटनाएं की। अब देखते हैं कि हिंसात्मक घटनाएं की गई, लेकिन देखा जाए यह मूवमेंट सफल नहीं हो पाया, यानी कि असफल हो जाता है। लेकिन देखा जाए जितने भी गांधी के मूवमेंट्स रहे, यदि हम देखें नॉन ऑक्यूपेशन मूवमेंट की बात करें या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करें या फिर नेक्स्ट जो आज हमने डिस्कस किया क्विट मूवमेंट की बात करें, तीनों ही मूवमेंट पूरी तरह सफल नहीं हो पाए। बहुत सारे रीजन रहे जो फेल हो जाते हैं। लेकिन इन सभी मूवमेंट्स का यदि हम देखते हैं एक निष्कर्ष ये जरूर निकलता है कि इन सभी मूवमेंट्स से पब्लिक में अवेयरनेस बढ़ी, राजनीतिक एकता यानी कि पॉलिटिकल यूनिटी क्रिएट हो पाई और कहीं ना कहीं पर नेशनलिज्म की भावना बढ़ती चली गई। तो दोस्तों ये आज हमने इसको क्विट इंडिया मूवमेंट को कंप्लीट कर लिया है। यदि आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।